दोस्तों नमस्कार। जयदीप पत्रिका में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे भारतीय राजनीति की। जी हाँ, ये बातचीत हर सप्ताह में एक बार होगी। और हमारे साथ हैं सुनील सेठ जी, जो राजनीति समझ रखते हैं और ये कह सकते हैं कि एक राजनीतिक पत्रकार हैं। जिस तरीके से इनके पास नॉलेज है राजनीति की और इसके अलावा देश दुनिया की। सबसे पहले सर मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि जो वर्तमान में जो देश में राजनीति चल रही है उसको लेकर क्या कहेंगे आप। एक तरफ विपक्ष एकता बनाने की कोशिश कर रहा है, दूसरी तरफ सत्ता पक्ष विपक्ष को तोड़ने का कार्य कर रही है। सबसे पहले जयदीप पत्रकार के सभी दर्शकों और पाठकों को मेरा सादर प्रणाम। दीपक, आप ये हमारा पहली बार इस मंच के माध्यम से जुड़ना हो रहा है। मैं आपको बहुत बहुत बधाई दूंगा इस तरह की चर्चा की शुरुआत करने की। अ, आज के समय अगर भारतीय राजनीति का परिदृश्य देखा जाए तो दबाव की राजनीति हो गई है। दबाव तरह तरह के हो रहे हैं। राजनीतिक दबाव भी है, यू नो फाइनेंशियल दबाव भी है कई जगह। आजकल आप देख ही रहे हो, चाचा भतीजे का खेल चल रहा है। ईडी हो गया, सीबीआई हो गया, इन सब का उपयोग या दुरुपयोग मैं बोलूं, इसका किया जा रहा है। तो राजनीति का जो एक कुछ दिन पहले मैंने अटल जी को मैं बहुत बहुत मानता हूं जी जी और उनके व्याख्यान काफी सुनता रहता हूं। तो उन्होंने बोला था कि अगर जोड़ तोड़ की राजनीति से सरकार बनानी तो मैं ऐसी राजनीति को ठोकर मारता हूं। जी तो जी जी अटल जी के आदर्श जो थे, उसको कहीं ना कहीं वो चीज आज धूड़े से धूड़े नहीं मिलता है। चाहे वो मध्य प्रदेश हो, यहाँ पर एक चलती हुई सरकार को लोगों ने अपने स्वार्थ के लिए या कह लो या किसी और के लिए जी वो कर दिया। यही महाराष्ट्र में हुआ। जी जब एकनाथ शिंदे ने अपने जोड़ तोड़ करके चलती हुई सरकार को कराया। अब वही खेल अजीत पवार का तो क्या कहना, मतलब वो जो बंदा पहले सुबह 5 बजे उठ के शपथ, लोग सो के नहीं उठ पाया, वो शपथ ले रहा था और जी फिर से जी जी उसने। तो ऑल इन ऑल जो करंट राजनीति का जो परिदृश्य है, जी बहुत ही अनसर्टेन है। जी मतलब आप विचारधारा को तो तीली लगा दी लोगों ने। जी जी विचारधारा नाम की कोई चीज नहीं है। जी लोग अपना स्वार्थ और अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं आज के राजनीति के इस दौर में। एकदम 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 सही कहा सर आपने। चाहे मध्य प्रदेश की राजनीति हो या महाराष्ट्र का आपने उदाहरण दिया सर। जो राजनीति चल रही है इससे मतलब भारत के भविष्य को आप कहाँ देखते हैं। जब ऐसी ही राजनीति होगी तो भविष्य में बहुत सारा मतलब बिखराव हो सकता है देश में, या बहुत सारी विसंगतियां उत्पन्न हो सकती हैं। बिल्कुल दीपक, मेरा मानना यही है कि अगर देखिए, अगर देश में एक ही पक्ष मजबूत रहा है, एक ही पक्ष में एक व्यक्ति अगर मजबूत रहा, तो जी वो हर चीज के लिए, वो खुद की पार्टी के लिए भी और एक एक विपक्ष के लिए तो होता ही है वो जी जी हानिकारक बोले। खुद की पार्टी तो एक लोकतांत्रिक वे में अगर काम अगर हो, जी तो वो चीज किसी भी देश के लिए एक बोलते ना, एक डिक्टेटरशिप हर कंट्री, किसी भी कंट्री के लिए बहुत विध्वंसकारी साबित होती है। जी लॉन्ग लॉन्ग गोल में अगर देखा जाए उस चीज को, जी तो मेरा यही मानना है कि सबको साथ में लेने की का जो वो है, मतलब अगर आप बीजेपी का उदाहरण लोगे तो वहां पर दो लोग ही हैं जो डिसीजन लेते हैं सारी चीजों का। जी तो वही है कि एक एक मजबूत लोकतंत्र के लिए एक मजबूत विपक्ष का होना बहुत जरूरी है। और वो जी विपक्ष भी आज के समय में अ, देखने को एक एक सबके सब एक साथ आते हैं, एक होने की बात करते हैं। लेकिन वह ममता दीदी, कांग्रेस वाले ममता दीदी के अगेंस्ट चुनाव लड़ते हैं। जी और फिर जी वो कांग्रेस सीपीआई सीपीएम के साथ गठजोड़ करती है केरला में, और यहाँ जी पर सॉरी यहाँ पर बंगाल में और जी केरला जी वो। तो समझो खिचड़ी बनी हुई है, जी विपक्षी एकता की खिचड़ी बनी हुई है इस टाइम पे। जी और हालांकि मैं बोलूंगा कि भारत जोड़ो यात्रा के बाद जी राहुल जी का जी एक अलग टाइप का व्यक्तित्व सामने आया है। वो जी पहले से ज्यादा सशक्त, जी पहले से ज्यादा कॉन्फिडेंस जो आप बोलोगे जी उनके अंदर देखा जा रहा है। और उन्होंने जी स्वयं कहा, कौन किस राहुल की बात करें, वो राहुल गांधी को तो मैं बहुत पीछे, जिसका एक नैरेटिव सेट किया गया था, जी चाहे आप ट्रोल आर्मी बोल लो या यू नो जो जिस तरीके के उनके बारे में उनके उनके स्पीचेस को तोड़ मरोड़ के दूसरे तरीके से पेश किया जा रहा था।
तो जी उस चीज का लेकिन लोगों ने वो चीज समझी। और जी आप एक चीज को अगर बार बार बोलोगे कि ये तो पप्पू है, उनकी श्रेणी, उसी तरह उन्होंने उस चीज को सीरियसली नहीं लिया, उस चीज को और फाइट किया। और आप जी देखो आज के समय में वो जब बोलते हैं तो उनकी बातों में ठहराव होता है, जी एक कन्विक्शन होता है उनकी बातों में जो थी। और अब इसका अभी मैंने कुछ दिन पहले, 4-5 दिन पहले तेलंगाना की रैली देखी मैं जी हतप्रभ रह गया, जो जिस तरीके का उनको वहां पे सपोर्ट मिला। जी तो जरूरी मैं ये मुझे लगता है कि ये भारतीय राजनीति के लिए बहुत ही शुभ संकेत है कि जी राहुल गांधी जैसे नेता। और जी इसी मामले में मैं दूसरी उसमें सचिन पायलट को भी रखना चाहूंगा। जी जी सचिन पायलट में भी वो कन्विक्शन है, वो पावर है कि लोगों को अपनी तरफ खींचने की। जी मैं स्वयं उनसे 1-2 बार मिला हूं, और जी जिस तरीके से उन्होंने मुलाकात की वो जी अन, अन, इट्स इनक्रेडिबल। कि वो ओके। अपने एक एक कार्यकर्ता को, जब वो अध्यक्ष थे राजस्थान की, तो उन्होंने एक एक कार्यकर्ता अपनी टीम खड़ी की। इसी तरीके का मतलब मैं देखता हूँ कि आने वाला समय युवाओं के लिए बहुत उज्जवल है। जी सर, अभी देश की राजनीति सिर्फ मोदी, योगी या अमित शाह के इर्द गिर्द ही रह रही है, ये कह सकते हैं आप। तो मोदी के बाद बीजेपी में कौन, ये सवाल उठता है। तो कौन आपके नजरिए से, कौन हो सकता है जो मोदी का उत्तराधिकारी बन सकता है बीजेपी में? मुझे लगता है नितिन गडकरी जी। जी हालांकि वो कट्टर हिंदू को, सोच को, मानसिकता को रिप्रेजेंट नहीं करते, लेकिन वो डेवलपमेंट को आप देखिए उनकी लीडरशिप में। आप रोडों का जो जो जाल बिछा है इंडिया के अंदर, जी जिस तरह की वर्ल्ड क्लास रोड्स, जो इंफ्रास्ट्रक्चर बना है, मैं मानता हूं नितिन गडकरी में वो सारी योग्यताएं हैं कि वो जी हमारे देश को लीड कर सकते हैं। और वो जो एक लीडर है, जो मुझे लगता है वो कंट्रोवर्सी से दूर रह के जी डेवलपमेंट पे फोकस रखते हैं। जी और वो अपने आप में खुद का एक टारगेट लेके चलते हैं कि मैंने अगर एक दिन में अगर मैं 50 किलोमीटर रोड बनवा रहा हूँ पूरे इंडिया में, तो मेरा टारगेट अब नेक्स्ट 60 या 70 किलोमीटर का होना चाहिए। तो अपने एकदम आप एकदम। में वो एक टारगेट सेट करते हैं। और इसी तरह के लीडर्स की आज भारत को जरूरत है। सर 2024 पास में ही है, बहुत से बहुत 8 या 9 महीने और बचे हुए हैं आम चुनाव में। ऐसे में आप क्या मानते हैं कि नितिन गडकरी अगर बीजेपी उतने सीट नहीं जीत पाती या पूर्ण बहुमत में नहीं आ पाती है, तो क्या नितिन गडकरी एक प्रधानमंत्री उम्मीदवार हो सकते हैं, या विपक्ष कुछ अच्छा प्रदर्शन करके कुछ ऐसे उम्मीदवार को सामने लेकर आए, जो अभी चर्चा हो रही है मीडिया से लेकर आम जनता में, नीतीश कुमार के नाम की चर्चा हो रही है? बिल्कुल, वो तो बीजेपी का पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा, वो आप हम तो डिसाइड कर नहीं सकते हैं। जी जी लेकिन जी हाँ, कहीं ना कहीं नितिन गडकरी का नागपुर से भी उनके गहरे संबंध हैं। और जी कहीं ना कहीं नागपुर डिसाइड करता है कि आगे का भविष्य। पर लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता, और रही बात विपक्ष की, तो विपक्ष में तो बहुत सारे दुगले हैं। जी 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 तो किसके क्या होगा ये बिल्कुल सोच, लेकिन मेरे मेरे अनुसार अ, आम जनता अगर कांग्रेस को अगर बहुमत देती है, या फिर कांग्रेस को उसके करीब लेके आती है, जी तो राहुल गांधी तो स्वाभाविक है उस चीज जी को सक्षम, मेरे ख्याल से सक्षम है विपक्ष को भी लीड करने के। और हालांकि आज कुछ दिनों में, बीते कुछ दिनों में ये चीज उनकी उनकी परिपक्वता, द वे ही हैंडल्ड कर्नाटका, जी जहां दो धड़े थे, यहाँ पता ही नहीं था कि डीके शिव कुमार और सिद्धरामैया के बीच में अगर अनबन हुई तो इसका खामियाजा लेकिन उन्होंने जिस तरीके से उनकी टीम ने दोनों को एक करके रखा, और आप देखिए रिजल्ट आपके सामने है। और ऐसा ही वो उन्होंने अभी छत्तीसगढ़ में करके दिखाया कि जो बाबा ने टी एस सिंहदेव जी, जी उनको जी डिप्टी सीएम बना दिया। तो वो जी गतिरोध जो था छत्तीसगढ़ का, बहुत ही ब्यूटीफुली उन्होंने हैंडल किया, और वो चीज वहीं पर समाप्त हो गई। अब हालांकि 1-2 दिन में देखते हैं राजस्थान में क्या होता है। जी 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 राजस्थान में भी, क्योंकि राजस्थान में बड़ा पेच फंसा हुआ है, और बीजेपी अपनी पूरी ताकत झोंक रही है राजस्थान के लिए। जी हालांकि वहां पे बीजेपी में 6-7 कैंडिडेट हैं सीएम बनने के। जी और कांग्रेस में तो आप जानती हो क्या हो रहा है, कि जनता का इतना सपोर्ट है। पायलट साहब ने खुद अपना एक खुद रैली निकाली थी, उसमें भरपूर उनको अपार जन समर्थन मिला उनको जी उस जी चीज का। जी देखते हैं राजस्थान का क्या हल निकलता है। सर, छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव को आप कैसे देखते हैं 2024 के लोकसभा चुनाव के मद्देनजर? तीनों सत्ता का सेमीफाइनल आप बोल सकते हो। जी
क्योंकि पिछले चुनाव में मध्य प्रदेश में 29 में से 28 सीटें बीजेपी ने जीती, एकमात्र सीट नकुलनाथ कांग्रेस के खाते में आई। जी। पंजाब सॉरी राजस्थान में 25 के 25 बीजेपी जीती। बीजेपी जीती। जी। सीएम के बेटे वो वैभव गहलोत वैभव खुद अपनी गहलोत तक सीट, हार गए। जी। वो तक हार गए। इतनी सरकारी मशीनरी, भारी भरकम सब, पूरा मंत्रिमंडल राजस्थान का वहीं जाके बैठा था, लेकिन उसके बाद जी। भी नहीं जीत पाए। जी। सिमिलर छत्तीसगढ़ में हुआ, छत्तीसगढ़ में भी नहीं जीत पाए। जी। तो कहीं ना कहीं हिंदी बेल्ट में आप साउथ में देखोगे धीरे धीरे कर्नाटका जो गेट है जी। साउथ की राजनीति का, जी। कर्नाटका को द्वार माना जाता है, तो वहां पर कांग्रेस ने अच्छा प्रदर्शन किया। केरला में कांग्रेस का अच्छा जनाधार है, जी। तमिलनाडु में है, तेलंगाना में भी। तो कुल मिला के हिंदी बेल्ट में अगर जी। कांग्रेस ने अच्छी जीत दर्ज की, जी। हालांकि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को स्ट्रगल है, जी। क्योंकि वहां पर योगी जी काफी अच्छा काम कर रहे हैं, और मुझे लगता है कि वहां पर बीजेपी फिर से वो प्रदर्शन दोहरा पाएगी। ओके। लेकिन अगर कांग्रेस को सत्ता में आना है तो इन जी। तीन जो स्टेट हैं, यहाँ पर हाँ। बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस करना पड़ेगा, और अधिक से अधिक सीटें लेके आनी पड़ेंगी, तभी उनको जाके 2024 की सत्ता की चाबी उनको मिलेगी। आपको लगता है कि कांग्रेस 2024 के लिए तैयारी कर रही है जमीनी स्तर पर? मुझे लगता है जिस तरीके से अभी क्विक डिसीजन मेकिंग जो एबिलिटी है खड़गे जी के अध्यक्ष बनने के बाद, राहुल जी के पास कोई दबाव नहीं है ऊपरी। जी। अब वो खुल के बैटिंग कर रहे हैं। जी। आप देखिए वो कभी ट्रक वालों के साथ में निकल पड़ते हैं, कभी मैकेनिक के साथ में, मतलब वो अपने अपने आप की एक यूनिक राजनीति कर रहे हैं आम जनमानस से जुड़ने की। जी। चाहे आपने भारत जोड़ो यात्रा में देखा होगा कि छोटे छोटे कार्यकर्ता से लेके अब मजदूर, किसान, सोच, हर वर्ग से उन्होंने टच बेस करने की कोशिश की, और कहीं ना कहीं वो चीज, एक जन भावना जी। कहीं ना कहीं जुड़ रही है उनके साथ, और उनकी टीम भी इस तरीके से बन रही है कि जो लोग अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। सर, भारत जोड़ो यात्रा का लाभ मिलेगा 2024 में कांग्रेस को? बिल्कुल, क्योंकि कई जगह ऐसा है जहां पर संगठन बिल्कुल नहीं था, जी। संगठन बिल्कुल खत्म सा हो गया था, वहां उन्होंने पुनर्जीवित कर दिया संगठन को। आप हम्म। देखिए महाराष्ट्र में, तमिलनाडु से स्टार्ट हुई, फिर केरला, फिर आंध्रा, फिर महाराष्ट्र में भी बहुत ही अच्छा, और फिर जब मध्य प्रदेश में जो उनको व्यापक जन समर्थन मिला, जी। राजस्थान में भी आपने देखा, दौसा में देखा, हम्म। दौसा जैसा अपार जन समूह तो कहीं नहीं देखा गया। जी। वह हालांकि बताते हैं कि वहां सचिन पायलट को चाहने वाले, उनको प्यार करने वाले बहुत हैं, और उन्हीं लोगों ने बिल्कुल तन मन धन से वो उस भारत जोड़ो यात्रा में अपना सहयोग दिया, जी। जी। और उसका कहीं ना कहीं एक इम्पैक्ट तो आया है। जी। लोगों के बीच परसेप्शन एक बदला है, जी। नैरेटिव चेंज हुआ है जी। अबाउट कांग्रेस, अबाउट राहुल गांधी। राहुल गांधी को लोग ये बोलते थे कि ये सीरियस पॉलिटिशियन नहीं है, जी। जी। लेकिन उन्होंने जो मेहनत करके दिखाई वो बहुत किसी 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 के बस की, मतलब इतना ईजी नहीं है कि जी। आप बड़ी कड़ाके की सर्दी में सिर्फ एक टी शर्ट पहन के, जी। हालांकि वो टी शर्ट पे भी बीजेपी वालों ने बहुत कोशिश की विवाद करने की, उनके जूतों पे विवाद करने की। तो ये छोटी छोटी ये जनता समझती है सब चीजें, जी। जो जी। एक ये ट्रोल आर्मी जिस तरीके वो करती है, लेकिन वो इंसान अपने एक लक्ष्य पे लगा रहा, और आपके सामने रिजल्ट उन्होंने कंप्लीट की, उसका फायदा उनको हिमाचल में भी देखने को मिला, और अपना कर्नाटका में भी देखने को मिला। सर, सर एक और चीज है। बीजेपी के पास ध्रुवीकरण के अलावा कौन सा हथियार है? 9 साल सत्ता में हो चुके हैं। ऐसा कोई योजना नहीं है जो जनता के बीच जाकर बता सके, या ऐसी कोई उपलब्धि नहीं है जिससे मोदी जी अपने आप को प्रेजेंट कर सके 24 नहीं के नहीं लिए। दीपक, मैं आपसे थोड़ा सा यहाँ सहमत नहीं हूँ, बिकॉज क्या है कि एक बहुत बड़ा वर्ग है लाभार्थी वर्ग, जो जी। मोदी जी ने पिछले 9 साल में खड़ा किया है। कई लोग ऐसे हैं, गरीब लोग, जिन पे डायरेक्ट जो कैश ट्रांजैक्शन जो डायरेक्ट उनके खातों में पहुंच रहा है, चाहे वो किसान सम्मान निधि हो, जी। या धन योजना हो, आयुष्मान आयुष्मान योजना गेम चेंजर साबित हुआ है। जहां ओके। कहीं गरीब गरीब लोग अपने स्वास्थ्य के लिए वंचित थे, तो कहीं ना कहीं इन सब योजनाओं के कारण एक जो लाभार्थी वर्ग की जी। कैटेगरी बीजेपी ने खड़ी की है, वो जी। कहीं ना कहीं उनको फायदा मिलेगा। हाँ, कई जगह वो है, जो एक पोलराइजेशन वाला गेम जो होता है वो सर्टेनली है, लेकिन एक लाभार्थी वर्ग भी है। हमको ये नहीं भूलना चाहिए कि मोदी जी ने, उनकी गवर्नमेंट ने वो वर्ग को भी खड़ा किया है जो बीजेपी के साथ डटकर खड़ी हुई है। जी। जी। जी।
तो सर, ये तो आप सही कह रहे हैं कि एक लाभार्थी वर्ग बीजेपी ने बनाया है पिछले 9 सालों में, योजनाओं के लाभ दिए हैं। मगर चुनाव प्रचार में उन योजनाओं का जिक्र क्यों नहीं होता है, चाहे प्रधानमंत्री के जरिए हो या फिर गृह मंत्री के जरिए हो। बस सिर्फ हिंदू मुस्लिम या ध्रुवीकरण की ही राजनीति करते हैं। क्या बीजेपी इससे उभर कर विकास की राजनीति करेगी या कुछ और नया लेकर आएगी 24 के लिए? बिल्कुल, ये तो हमारी देश की जनता ये चीज समझती है कि क्या कहाँ ध्रुवीकरण हो रहा है, कहाँ तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं विकास को सामने लेके आना ही पड़ेगा। विकास जो भी डेवलपमेंट अभी तक हुआ है, चाहे वो, मैं इस मानूंगा ये हमारी बहुत कूटनीतिक जीत थी कि हमने अमेरिका के दबाव में ना आते हुए रशिया से सस्ते में तेल खरीदा, जी और आज वही यूरोप इंडिया से तेल खरीद रहा है। तो जी ये मैं मानूंगा बहुत ही स्मार्ट मूव था मोदी गवर्नमेंट का, जी कि उन्होंने इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाया। जी जी हालांकि जो फायदा को जनता को मिलना चाहिए था वो फायदा मिला नहीं जनता को, कि जी 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 हम लोग एकदम एकदम। एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कुछ पेट्रोल दाम, लेकिन नहीं, एक देश में कहीं ना कहीं आर्थिक, देश का तो आर्थिक विकास हुआ कि जी वहां से पेट्रोल हमने सस्ते में खरीद के यूरोप को उसको उस महंगे दामों में बेचा। तो कहीं ना कहीं कई क्षेत्रों में हम लोग, मोदी गवर्नमेंट को मैं 10 में से 10 अंक भी दूंगा कि उन्होंने अच्छा काम करके दिखाया है। जी चाहे वो हेल्थ केयर में भी, हालांकि हेल्थ केयर और शिक्षा में अभी भी बहुत काम करना बाकी है। हमारे देश में अगर ये दो प्रॉब्लम हमने सॉल्व कर दी तो हम लोग विकसित देशों की श्रेणी में आके खड़े हो जाएंगे, क्योंकि हमारे यहाँ सबसे लचर व्यवस्था जी हेल्थ केयर की है। जी। तो आप चाहते हैं कि हेल्थ मिनिस्टर भी नितिन गडकरी जैसा ही हो, जो अच्छा काम करे बिल्कुल क्षेत्र में? बिल्कुल बिल्कुल, जो मैं जो हमारे विदेश मंत्री हैं और इनका, मैं बिल्कुल बताना चाहूंगा कि ये काफी अच्छा काम काम कर रहे हैं। हालांकि अभी आप देखो टमाटर के दाम, मतलब लोग दहेज में टमाटर मांगने लगे हैं, कि मतलब जोक्स अपार्ट। जी लेकिन बता जी रहा हूँ कि महंगाई पे कहीं ना कहीं कंट्रोल करना पड़ेगा, क्योंकि इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट जो है वो आम जनता पे पड़ता है, और कहीं ना कहीं इसका प्रभाव आने वाले चुनावों में भी पड़ सकता है। तो जी मैं तो आशा करता हूँ कि गवर्नमेंट इस चीज पे कंट्रोल लगाए, बिकॉज ये छोटी छोटी चीजें हैं, टमाटर हो गई या आलू हो गया या प्याज हो गया, जनता को इससे मतलब है। जनता को ये मतलब नहीं है कि ये यहाँ पर हिंदू या मुस्लिम, लेकिन भूख सभी को लगती है, पेट सभी का होता है। तो एकदम जनता एकदम। को इन सामाजिक मुद्दों से जो है उनसे सरोकार होना चाहिए जनता को। जी जी। सर, बेरोजगारी कितना बड़ा मुद्दा है, इसको आप क्या देखते हैं कि 2024 में जो युवा बेरोजगार बैठे हुए हैं, क्या वो केंद्र सरकार के खिलाफ जा सकते हैं या भाजपा के खिलाफ जा सकते हैं? क्योंकि बहुत बड़ा बेरोजगार बिल्कुल, वर्ग खड़ा हो चुका है देश पे। ये बात बिल्कुल जरूर सोचने लायक है, क्योंकि हमारे देश में जो बेरोजगारी का पहले जो प्रतिशत रहा है वो कभी कभी भी इतना नहीं रहा है कि हमारे देश में बेरोजगारों की इतनी भारी तादाद हो गई हो। लेकिन अ, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आने वाले महीनों में कुछ ना कुछ गवर्नमेंट कुछ ना कुछ पैकेज लेके आएगी सरकारी नौकरियों से, या कुछ दूसरे सेक्टर में, या उनको थोड़ा स्टाइफन भी आई थिंक देना चाहिए गवर्नमेंट को बेरोजगारों के लिए। जी अब सबसे बड़ा एक और प्रॉब्लम हो जाती है कि मैं राजस्थान का एग्जांपल दूंगा, जी कि वहां पे 16-17 पेपर लीक हो चुके हैं। जी वहां की गवर्नमेंट उस पर कंट्रोल नहीं कर पा रही है। जी ठीक है, मतलब आप जिन लोगों को RAC जो एग्जाम होता है, जो बॉडी है वहां की, वही लोग पेपर आउट करा देते हैं। जी। तो ये चीज भी एक बहुत ही खतरनाक है हमारे भारतीय लोकतंत्र में। अगर इस तरह की सरकार अगर कंट्रोल नहीं कर पाएंगी तो हम्म। ये भी एक बहुत देखिए, आप वहां पर एक बेरोजगारों का एक बहुत बड़ा वर्ग राजस्थान में भी एक कांग्रेस की गवर्नमेंट के खिलाफ खड़ा हो गया है। जी एकदम और एकदम। पायलट साहब की मांग भी है कुछ, कि उनको आप बेनिफिट दें, कुछ कंपनसेशन दें, जो जो हालांकि ये चीज सही भी है कि एक गरीब बच्चा, किसान का बच्चा शहर आके रूम लेके रहता है, तैयारी करता है, पता चलता है कि वो पेपर व्हाट्सएप पे बिक रहा है। जी जी तो एकदम। ये इसमें भी, हालांकि CM जो गहलोत साहब हैं, उन्होंने बोला मानसिक दिवालियापन है ये देना, लेकिन कहीं ना कहीं मैं उनसे उनकी उनकी इस, मांग से थोड़ी सहमति रखता हूँ कि उन लोगों के एटलीस्ट आने वाले एग्जाम में आप फीस मत लीजिए उनसे।
जी जी तो जी जी थोड़ा सा मुहर्रम तो उनको मिलेगा, उनको थोड़ा सा रिलीफ तो गवर्नमेंट, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, और बिल्कुल एक उसमें अंकुश लगना चाहिए जो पेपर लीक होते हैं, वो कड़े से कड़ी सजा। आई थिंक अभी गवर्नमेंट ने कुछ निकाला भी है, कुछ राजस्थान गवर्नमेंट ने, आई थिंक पायलट साहब की मांग का असर हुआ है कि एक उम्र कैद का शायद कोई कानून निकाला है पेपर लीक के उसमें। सर पेपर लीक तो मतलब देश में मत पूछो, हर राज्य में पेपर लीक हो रहे हैं। चाहे उत्तराखंड को आप उठा के देख लीजिए, या मध्य प्रदेश को उठा के देख लीजिए, झारखंड को उठा वही के बोल देख रहा हूँ लीजिए, कि इसके बिहार को लिए उठा के देख कड़ी से लीजिए। कड़ी सजा, कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए, क्योंकि जी, ये कौन करता है लीक? सिस्टम के अंदर बैठे हुए सिस्टम के ये अंदर सब बैठे हैं। नेता अफसरों, इन सब की मिली भगत होती है। तो जी एक जी बार कड़े से कड़े कानून बन जाएंगे तो जी किसी की मजाल नहीं होगी और इस तरीके किसी के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने की। जी 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 जी, एकदम 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 सही कहते हैं। सर आप विपक्षी एकता को कहाँ देखते हैं अभी वर्तमान में? अ, वर्तमान में देखा जाए तो नीतीश जी अच्छा कोशिश कर रहे हैं जी कि विपक्षी, लेकिन हालांकि शायद केजरीवाल जी और ममता बनर्जी जी वो अभी शायद, और अपने नवीन पटनायक जी वो अभी शायद इसका पार्ट नहीं है। जी जी लेकिन अब आप देखिए महाराष्ट्र में जो खेला हो गया, तो वो भी कहीं ना कहीं बहुत ही मास्टर माइंड गेम रहा है जी जी, बीजेपी की तरफ से, कि उन्होंने चाचा को भतीजे को चाचा, चाचा को भतीजे से अलग कर दिया, एकदम उनको एकदम। उप मुख्यमंत्री बना दिया। तो जी कहीं ना कहीं विपक्ष भी सॉरी सत्ता पक्ष भी इस चीज से भय खा रहा है कि अगर ये लोग एक हो गए, और विपक्ष का भी गेम प्लान सही है कि उनको जितना परसेंटेज वोट पिछली बार मिला था, अगर वो पूरा एक हो जाता, कंसोलिडेट हो जाता, तो जी भाजपा को पीछे धकेल सकते थे। तो जी। वही कोशिश उनकी है, और देखते हैं अभी क्या क्या होता है आगे। सर जैसे ही विपक्ष एकता की कोशिशें शुरू हुई, वैसे ही बीजेपी के बहुत सारे नेता जो मतलब चुप बैठे हुए थे या सोए हुए थे, वो भी जग गए। क्या आपको लगता है कि विपक्षी एकता से सत्ता पक्ष डरी है या डरेगी? बिल्कुल कहीं ना कहीं से तो थोड़ा बहुत तो भय खाएंगे, बिकॉज हर किसी का अपना वोट बैंक है, चाहे वो नीतीश कुमार जी हो, अपना लालू प्रसाद यादव जी हो वहां पर बंगाल में, ममता बनर्जी हो, नवीन पटनायक हो, केजरीवाल हो, जी हर किसी के अपने क्षेत्र में ये लोग इनका अपने छत्र पे है, वो अपने क्षेत्र में काफी स्ट्रांग उनके जनाधार है। जी तो कहीं ना कहीं से वो चीज, साउथ में आपने देखा कि कैसे कर्नाटक का खिसक गया उनके हाथ से, तमिलनाडु में कोई भाजपा का बेस नहीं है। कहीं ना कहीं थोड़ा तो ये बीजेपी के लिए सिरदर्द की बात है कि अगर ये सब कंसोलिडेट हो गया सारा वोट और इनके बीच सीटों की सहमति बन गई, तो भाजपा के लिए डेफिनेटली मुश्किल खड़ी हो जाएगी। सर 2014 और 2023 की हम बात करें, प्रधानमंत्री का जो राजनीतिक करियर रहा है, 2014 में जो तीव्रता, जो तेज उनके चेहरे से झलकता था, क्या वो अभी भी आपको दिखाई देता है? एक पत्रकार होने के नाते आप ये नहीं ऑब्जर्व इसके करते होंगे। ये अगर बोला जाए प्रधानमंत्री जी के चेहरे पे आज भी वो तेज तो है, जी और जिस तरीके से वो अपनी बात को रखते हैं, जी वो डायरेक्ट कनेक्ट रखते हैं आम जनता के साथ। जी यही उनकी सबसे बड़ी एसेट है जी कि उनके कहने पे कोई भी राज्य में कोई चुनाव होता है तो प्रधानमंत्री के चेहरे पे ही पूरा पूरा वो क्राउड पुल कर लेते हैं, वो वोट को अपनी तरफ खींच लेते हैं। जी। ऐसे ही काफी सारे राज्यों में तो हाँ उनका चेहरा तो काफी प्रभावी है। आने वाले मुझे लगता है कि आने वाले 7 8 साल 10 साल तक उनका चेहरा काफी प्रभावी रहेगा। ओके सर, ऐसा ऐसा क्यों? मुझे ऐसा लगता है कि बतौर पत्रकार मैंने देखा कि 2014 में जो तेज था उनके चेहरे पे, जो चालाकी देखिए थी उनके दिमाग 2014 में में, वो अभी थोड़ा 2014 बहुत में उतना तेज नहीं दिखाई देता है। 2014 से पहले कांग्रेस के अगेंस्ट जो इंडिया अगेंस्ट करप्शन, जो एक माहौल बना था जी कि जी बहुत जी हुई महंगाई की मार अब की और मोदी सरकार, तो जी जनता ने जो विश्वास जो उनके ऊपर रखा, जी मोदी जी के ऊपर, तो एक अलग एक कॉन्फिडेंस लेवल निकल के आता, तो वो एक अलग ही आपके अंदर वो आपके चेहरे पे निखार या ग्लो जैसे बोलते हैं, वो जी आपको जी दिखेगा। लेकिन धीरे धीरे 9 सालों में बहुत सारे देश के ऊपर भी चुनौतियां आई, चाहे वो कोविड रहा हो, कोविड काल में भी भारत ने बहुत ही बहुत ही कम समय में, एक चीज तो मैं गवर्नमेंट की तारीफ करना चाहूंगा कि इतने कम समय में वैक्सीन उन्होंने गांव गांव तक हर व्यक्ति तक उपलब्ध कराई। तो वो भी हमने एक एक हमारे लिए एग्जाम्पल है, केस स्टडी है। तो कहीं ना कहीं वो समय के साथ वो चीज होती है, टेंशन भी आती है,
सारी चीजें होती हैं, खुशियां भी होती हैं, गम भी आते हैं। तो ये तो इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। तो सर, मध्य प्रदेश की राजनीति को आप किस तरीके से देखते हैं? कमलनाथ जी जिस तरीके से सक्रिय हैं क्षेत्र में, और शिवराज सिंह चौहान अलग अलग लोग लुभावने योजनाएं लागू कर रहे हैं। मध्य प्रदेश का बड़ा, आप बोलो, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन हो गई है यहाँ पे। जी अ, मैं खुद डबरा से हूँ। यहाँ पर इमरती देवी जी पहले यहाँ से महिला बाल विकास मंत्री रही कांग्रेस के समय। जी फिर उन्होंने सिंधिया जी के साथ जाके यहाँ की फिर उपचुनाव हुए, हालांकि वो हार गई। फिर जी सुरेश राजे जी यहाँ से कांग्रेस ने जीत दर्ज की। तो एमपी का भी बताते हैं कि एक तो शिवराज जी की भाजपा है, और एक जी महाराज जी की भाजपा है, और एक नाराज भाजपा है। जी 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 क्योंकि महाराज महाराज जी के जो सिंधिया जी के समर्थक हैं, वो अपना अपना स्पेस चाहते हैं अपने लिए, जी सत्ता में भागीदारी चाहते हैं। और जो नाराज भाजपा में बैठे हैं वो उसके साथ और कॉर्पोरेट कोऑपरेट करना नहीं चाहते हैं। जी तो जी यहाँ पर अभी जो देखा जा रहा है कि एक तो करप्शन भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है मध्य प्रदेश में। काफी, हर आप क्षेत्र में देखो तो करप्शन बहुत हावी है यहाँ पर। तो कहीं ना कहीं से कमलनाथ जी ने जो 11 महीने काम किया, जी बहुत सारी ऐसी योजनाएं थी जो उनकी इम्प्लीमेंट नहीं हो पाई उससे पहले ही उनको, और उसमें से भी 4 महीने, शायद 3 या 4 महीने आचार संहिता में चले गए थे 2019 के चुनाव के। तो कहीं ना कहीं जनता ये सोच रही है कि कमलनाथ जी को फिर से मौका देना चाहिए। जी मैं अपने क्षेत्र डबरा में भी का भी अगर एग्जाम्पल दूं, यहाँ पर भी लोगों का रुझान जो है वो कांग्रेस की तरफ है। जी एक, चाहे मैं बात करता रहता हूँ किसानों से, लोगों से, उनका एक नैरेटिव जानना चाहता हूँ, उनका परसेप्टिव, तो कहीं ना कहीं वो कहते हैं नहीं, कमलनाथ को एक चांस मिलना चाहिए। और आप देखिए कि चाहे वो विंध्य हो, महाकौशल एरिया हो, मालवा हो, चंबल हो, जो कि सिंधिया जी का गढ़ है। जी यहाँ पर सिंधिया जी के हर सीट पे उनका प्रभाव रहता था। और जी गुना शिवपुरी जो आता है, उनके खुद के लोग अब उनका साथ छोड़ रहे हैं। गुना शिवपुरी से काफी लोग हैं, जो नेता हैं, जो उनका वो साथ छोड़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं से इस बार कांग्रेस के पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अगर चुनाव एकजुट होकर यहाँ कांग्रेस लड़े। हालांकि जी सिंधिया जी के जाने के बाद यहाँ से कांग्रेस से कोई गुट नहीं रहा। दिग्विजय सिंह ग्राउंड लेवल पे काम कर रहे हैं। वो उनका फोकस है कि जो सीटें कांग्रेस पिछली बार हारी है, पिछले से पिछले 2 बार से हार रही है, जी उन सीटों पे जाके फोकस किया जाए, और वहां जाके लोगों कांग्रेसियों को एक किया जाए। और संगठन के रूप में कमलनाथ जी अच्छा काम कर रहे हैं यहाँ जी पर। मुझे लगता है कि यहाँ पर कांग्रेस के लिए एज है, एक 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 मौका है वापस आने का। एकदम 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 सर। सर, हम डीपली बात करेंगे नए एपिसोड में। इसके अलावा हम राजस्थान की भी थोड़ी बात कर लेते हैं। राजस्थान में आपको क्या देखते हैं आप? एक तरफ सचिन पायलट, एक तरफ अशोक गहलोत, उधर बीजेपी की अगर बात करें तो बीजेपी कई गुटों में बटी नजर आ रही है। तो क्या कांग्रेस के लिए यहाँ मैं पर तो राजस्थान इजी दिखाई दे रहा है, या फिर थोड़ा बहुत चुनौतियां हैं? कहीं ना कहीं से अगर पायलट जी को अगर तवज्जो नहीं दी गई तो कांग्रेस के लिए मुश्किल खड़ी हो सकती है। ओके। क्योंकि आपने देखा है कि पुराने 2 कार्यकाल जब गहलोत जी सीएम थे, उनके चेहरे पर लड़ा गया, और आपने रिजल्ट देखा कि 56 सीटें और 21 सीटों का। उस टाइम भी ऐसा नहीं कि योजनाएं खराब हो कांग्रेस की, योजनाएं एक से बढ़कर एक योजनाएं लेके आई थी, लेकिन वो रिपीट नहीं करा पाए। जी 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 और दूसरी चीज, अ, सचिन पायलट के पीछे के लोगों में सहानुभूति है, क्योंकि वो एक नौजवान बंदे को जब ऐसे समय में राजस्थान की कमान सौंपी गई, जब यहाँ पर कांग्रेस का वजूद एकदम खत्म ही हो गया था, तो जी उस इंसान ने बिल्कुल जी तोड़ मेहनत की, और आज उस पार्टी की सरकार बनाई। और हालांकि देखिए, आपके मध्य प्रदेश के जब कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ जी थे, उनको मुख्यमंत्री बनाया गया। छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल जी थे, उनको बनाया गया। तो कायदे से उनको बनना चाहिए था। जी लेकिन जो भी आला कमान ने इनके जो भी तय किया हो, लेकिन कहीं ना कहीं अगर सचिन पायलट को साथ में लेके नहीं चलते हैं जी कांग्रेस, तो उनका एक बहुत बड़ा वोट बैंक है, चाहे वो शहरी क्षेत्र हो चाहे ग्रामीण क्षेत्र हो। कहीं ना कहीं से वो चीज कांग्रेस को डेंट करेगी, और भाजपा उस चीज का जरूर फायदा उठाना चाहेगी। जी जी तो जी वो अगर साथ में लेके चलते हैं, साथ में कांग्रेस उनको लेके चलती है, तो बहुत बड़े एसेट साबित होंगे वो। जी जी सर। सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना बहुमूल्य समय दिया और हमने एक जयदीप पत्रिका में राजनीतिक पहल की है एक नई। आशा करता हूं कि ये एपिसोड हम हमारे सभी दर्शकों को अच्छा लगा होगा। और यूं ही
ये राजनीतिक बातचीत हमारी चलती रहेगी, आपकी मेरी। हो सकता है मेहमान बदलते रहें, कोई नया मेहमान भी आए हमारे इस संवाद में, इस बहस में। धन्यवाद सर।